और साथियों, कैसे हो? जिंदा हो? काफी है ना? आज हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, क्या बिना एग्जाम के आप आईएएस बन सकते हैं? तो अगर एक सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका जवाब होगा हाँ। कैसे? टेक्निकली हम सब कुछ समझेंगे। दरअसल एक सरकार एक व्यवस्था लेकर आई थी 2018 में, नरेंद्र मोदी सरकार, जिसे हम कहते हैं लेटरल एंट्री। इसमें होता यह है कि सरकार कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकती है बिना एग्जाम दिए हुए, ठीक है, और वो सरकार के सर्वोच्च पदों पर भारत सरकार में वो सेवाएं दे सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है लेटरल एंट्री। अभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है इसके लिए। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सरकार अपना फैसला ले चुकी है और ये फैसला रद्द भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि एक बार इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने आरोप तक लगाया, और राहुल गांधी ने तो ये तक आरोप लगाया कि इससे खास लोगों की नियुक्ति की जाएगी, सरकार में प्रशासन और नीतियों को प्रभावित करेंगे, और उन्होंने नाम लेते हुए तक कहा कि इसमें आरएसएस के लोगों की नियुक्ति होगी। तो हम समझेंगे आखिर मसला क्या है, क्या बाकी इसमें ऐसा संभव है, क्या सरकार अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक कुछ लोगों को नियुक्त कर सकती है? पूरा माजरा समझेंगे आखिर मसला क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लेटरल एंट्री, ठीक, इसकी शुरुआत हो जाती है कब? 2018 में इसको सरकार शुरू करती है। अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने बताया, सरकार ने 45 पदों का एक नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है, उसको निकाला था, और अलग अलग पदों पर भर्ती, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद भी थे, है ना। महत्वपूर्ण पद होता है भारत सरकार में, ध्यान रखना, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसकी शुरुआत, जैसा मैंने बताया, 2018 में हो गई थी। आईएएस बनने के भारत में 3 तरीके हैं। मैं पहला तरीका बता देता हूं जो बहुत प्रचलित है। जैसा मैंने क्या कहा, ये बहुत प्रचलित है। पहला तो ये है कि आप क्या करें, यूपीएससी की परीक्षा निकालें और चयनित हो जाएं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए और क्या बन जाइए, आईएएस बन जाइए। तो पहली तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अभी तक जो हमारे पास है, कि आप जो आपका स्टेट पीएससी होता है वो देते हैं, और वहां पर आप बनते हैं, और फिर जब आपको प्रमोट होकर आप क्या बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब एसडीएम वगैरह होते हैं, फिर आप आईएएस बन जाते हैं, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर होते हो, फिर आप जाके आईएएस में होते हो, फिर आप कलेक्टर भी बनते हैं। एक तरीका है। मोदी सरकार तीसरा तरीका खोज कर लाई थी, और यही तीसरा तरीका था कौन सा, लेटरल एंट्री का। इसमें था क्या, सरकार ने तय किया था, मैं इधर मिटा रहा हूं, सरकार ने बोला था कि एक तरीका ये है कि जो व्यक्ति क्या है, विशेषज्ञ है, उसे हम भारत सरकार में लाएंगे, उसके अनुभव का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे देश के विकास के लिए। इसमें सरकार यह नियुक्ति अपने हिसाब से नियुक्त कर सकती थी। इसी को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। पूरे विवाद की जड़ यही है, हम यही समझेंगे। देखो होता क्या है, सरकार, अभी जो विवाद चल रहा है, मैं एक चीज समझा दूं इसमें। मान लो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम एक्स है। क्या है, एक्स है। और एक कंपनी है टी। टी कंपनी कौन है, एक राजनीतिक पार्टी है। कौन है, एक राजनीतिक पार्टी, ध्यान रखना। और एक्स क्या है, कंपनी है। एक्स ने राजनीतिक पार्टी को क्या दिया, पैसा। कितने रुपए दिए, 100 रुपये। किसके लिए, चुनाव के लिए, कि भैया आप चुनाव लड़िए, करेक्ट, ये दिया। अब जब टी पार्टी जीत गई और वो कहां आ गई, सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई। अब जाहिर सी बात है, टी पार्टी में एक रूल, मतलब नियम है कि इसमें जो अब टी पार्टी के लोग हैं वो कहां होंगे, सरकार में, गवर्नमेंट में। तो नीतियां भी यही लोग बनाएंगे। तो अब चांस है कि सरकार इसके थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू, इन लोगों को नियुक्त कर सकती है, और ये लोग भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करेंगे। क्योंकि टी पार्टी को इस पार्टी ने पैसा दिया था, फंडिंग दी थी। तो इसमें एक चांस ऐसे करप्शन का, है ना, इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी दूसरी चीजें भी समझेंगे कि इसके कुछ पॉइंट भी हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, हम उसको जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। मेरे पास रजिस्टर है, फिर मैं कपड़े से मिटा रहा हूं, हे भगवान। खैर, आइए अब इसके हम पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। पहला सकारात्मक ये कि इससे हमें विशेषज्ञ मिलेंगे। जैसे मान लो सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में कुछ काम करना चाहती है, डिजिटल के सेक्टर में कुछ काम करना चाहती है, साइबर अपराध आज देख रहे हैं आप किस तरीके से बढ़ रहा है, इनके क्षेत्र के स्पेशलिस्टों को लाए और उनको नियुक्त करे और वो लोग काम करें, तो अच्छी बात है, क्योंकि विशेषज्ञ होंगे अपने अपने क्षेत्र के। चूंकि आप जानते हैं कि एक आईएएस जो होता है वो एक जर्नलिस्ट होता है, मतलब उसके पास जनरल नॉलेज होती है, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। जबकि सरकार इसके थ्रू उन लोगों को लाएगी सरकार में जो किसी विशेष फील्ड में क्या रखते हो, कौशल रखते हो, विशेषज्ञ रखता हो, और सरकार उनको क्या करेगी, काम करने के लिए कहेगी, और वो अपनी सेवाएं देंगे। पहला फायदा तो ये है कि हमें इसकी स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि आईएएस को सब कुछ पता नहीं होता।
दूसरा, ये लोग विशेष कार्य के लिए ही आएंगे। एक स्पेशल काम होगा और कह दिया जाएगा कि आपको कह दिया, जैसे मान लो डिजिटल पे काम करना है, डिजिटल पूरे भारत की डिजिटल व्यवस्था को दुरुस्त करिए, तंदुरुस्त करिए, ठीक है, और उसे सुलभ बनाइए, तो ये लोग उसी पर काम करेंगे। अमूमन क्या होता है, आईएएस के पास जो काम दिया गया है उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। आप देखते होंगे जो आईएएस लोग होते हैं उनके पास एडिशनल चार्ज होता है, 1 से 2 मंत्रालयों के चार्ज तक होते हैं उनके पास, 1 से अधिक विभागों का वो चार्ज संभाल रहे होते हैं। जबकि इनका क्या होगा, सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए गए तो इससे क्या होगा, स्पीड आएगी, वर्क में स्पीड आएगी, ठीक है, डेवलपमेंट में स्पीड आएगा, ग्रोथ आएगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो पहला पॉइंट तो है। दूसरा, ये संविदा पे है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है। अगर इनमें से कोई अधिकारी लेटरल एंट्री के थ्रू अगर कोई नियुक्त हुआ है तो ऐसे व्यक्ति संविदा पर होंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी रिटायरमेंट की जाए तभी रिटायर्ड होंगे। मतलब अगर वो करप्शन के चार्ज में पाएगा तो उन्हें हटाना बहुत आसान होगा। जबकि हम जानते हैं कि सामान्य आईएएस को हटाना बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें राष्ट्रपति तक का साइन लग जाता है, यहाँ पर हालात ही होती है। तो इनको हटाना बहुत आसान होगा अगर ये लोग काम बेहतर नहीं करेंगे। जबकि एक नॉर्मल आईएएस को हटाने की प्रोसेस बहुत कठिन है, ठीक है, जब वो करप्शन कर रहा है तब भी। अब हम देखते हैं नकारात्मक पक्ष, जो इसमें से सबसे जो बड़ा सामने सवाल आया, जो विपक्ष ने आरोप लगाया, वो है कि इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। देखो, हालांकि आरक्षण के संदर्भ में एक टेक्निकल चीज आती है, कुछ पोस्टों पर सरकार, ऐसे नियम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि उसमें कुछ पोस्ट होती तभी आरक्षण मिलता है। हालांकि सरकार ने इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसे नियुक्त कर रही है हमें नहीं पता, उस विभाग में कौन आएगा नहीं पता। अगला, भैया आप ऐसे किसी को लाएंगे बाहर से और किसी निजी कंपनी के आदमी के, आपने कोई कंपनी है उसके आदमी को भारत सरकार ने सचिव बना दिया, तो बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या, जो साल 3-3 साल अपने आप को झोंकते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में, प्रयागराज में, ठीक है, तो उनका क्या, उनकी मेहनत का क्या, उनकी तैयारी का क्या, जो इतने सारे विद्यार्थी हैं उनका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अगला है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा, नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल सकता है इससे, क्योंकि सरकार हो सकता है किसी खास वर्ग के लोगों को ही यहाँ पर चयनित कर दे और वो किसी खास कहें कि समुदाय या व्यक्ति या पार्टी के लिए ही काम करें, जो देश के लिए बेहतर नहीं है। तो इस तरीके के कुछ क्या है नजरिए निकल कर आए, इसको लेकर एक अलग अलग दृष्टिकोण थे। तो उम्मीद करते हैं इसको लेकर आपकी जो बुनियादी समझ है वो विकसित हुई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।